गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट सेकंड के ईबीएसटी के पेपर इनकम टैक्स आयकर के बारे में बात करेंगे। आयकर में वेतन का प्रथम शीर्षक जो वेतन से आय है, इनकम फ्रॉम सैलरी, उसी के बारे में मैंने पूर्व में बताया था और उसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि किसी भी व्यष्टि करदाता की वेतन से आय में आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत कौन कौन सी आय शामिल की जाती है। तो उसमें फर्स्ट आता है मजदूरी या वेजेस। नेक्स्ट वार्षिकी अथवा पेंशन, एन्युटी और पेंशन। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी। फिर है कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ, भत्ते एवं वेतन या मजदूरी के स्थान पर या उसके अतिरिक्त लाभ। एनी फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स, अलाउंसेस और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी। कोई अग्रिम वेतन, एनी एडवांस सैलरी। नेक्स्ट किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते हुए उपभोग न की गई छुट्टियों की किसी अवधि के लिए प्राप्त कोई भुगतान। एक कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिकी वृद्धि की कर योग्य राशि। हस्तांतरित शेष का कर योग्य भाग। केंद्र सरकार द्वारा नई कर्मचारी पेंशन योजना 2004 के अंतर्गत अंशदान। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी रिटायरमेंट के बाद जो नियोक्ता से मिलता है, जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि आदि। फिर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्य क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट और अनुलाभ या सुविधाएं। ये कुछ आइटम हैं जो कि वेतन में शामिल किए जाएंगे। अब वेतन से आय की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें वेतन से आय की सकल आय यानी ग्रॉस इनकम ज्ञात करनी है। इसमें वेतन के सभी मौद्रिक भुगतानों, अनुलाभ के मूल्यों व वेतन के स्थान पर प्राप्त होने वाले सभी भुगतानों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 16 में वर्णित कुछ कटौतियां हैं, उनको घटा दिया जाता है। घटाने के बाद जो बचता है वो आ जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय। और वेतन से आय की गणना को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे मौद्रिक वेतन, मॉनेटरी सैलरी लेंगे। फिर है नई पेंशन योजना 2004 में नियोक्ता का अंशदान, धारा 80CC(d), एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन न्यू पेंशन स्कीम 2004, यानी 2004 से एक नई पेंशन योजना चालू की गई है जिसमें नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के वेतन का 10% उसमें जमा करवाया जाता है और कर्मचारी के वेतन में से भी उसके वेतन का 10% काट कर जमा करवाया जाता है और उससे फिर पेंशन मिलती है। नेक्स्ट है वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यानी वेतन के स्थान पर जो लाभ मिलते हैं वो, और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अनुलाभ, परक्यूजिट्स, जो कि सुविधाओं के रूप में नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाते हैं, वो अनुलाभ कहलाते हैं। उन अनुलाभों का मौद्रिक मूल्यांकन करके कर्मचारी के वेतन की आय में शामिल कर दिया जाता है। इससे संबंधित नियम आगे हम पढ़ेंगे। और फिर है धारा 16 की कटौतियाँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब मौद्रिक वेतन को अगर हम लें, मॉनेटरी सैलरी को लें, तो मॉनेटरी सैलरी में हमें क्या क्या शामिल करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मूल वेतन, बेसिक सैलरी, यानी करदाता कर्मचारी को प्रति माह एक निश्चित राशि मूल वेतन के रूप में देता है और ऐसा वेतन आपसी समझौते, अनुबंध या वेतनमान के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। और पहली बात आती है वेतनमान, पे स्केल या ग्रेड पे भी इसको कहते हैं। तो एक कर्मचारी की जो नियुक्ति होती है वो एक निश्चित वेतनमान में होती है, निश्चित पे स्केल के अकॉर्डिंग उसकी नियुक्ति होती है और वेतनमान के अनुसार मूल वेतन की गणना व उससे संबंधित वार्षिक वृद्धि की गणना की जाती है। वेतन वृद्धि 1 वर्ष में एक बार मिलती है। वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, अगले वर्ष में उसी माह की पहली तारीख को मिलती है जिस माह में कर्मचारी ने नौकरी प्रारंभ की है। जैसे कि अगर किसी की नियुक्ति
वेतनमान 15,000, फिर डैश 400, फिर डैश 19,000, फिर डैश 800 और डैश 23,000। इस वेतनमान में अगर किसी को नियुक्ति हुई, इसका मतलब है कि कोई कर्मचारी अगर नियुक्त होता है इस वेतनमान में, तो कर्मचारी को प्रारंभ में जो वेतन मिलेगा वो 15,000 मूल वेतन बेसिक सैलरी मिलेगी। और जब उसका नियुक्ति का 1 साल पूरा हो जाएगा, तो 1 साल पूरा होने के बाद उस महीने की पहली तारीख को मूल वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी। 400 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो उसका वेतन 1 साल बाद 15,400 रुपये हो जाएगा और पूरे साल 15,400 के हिसाब से उसको वेतन मिलेगा। वो तब तक मिलेगा जब तक कि उसका वेतन 19,000 रुपये तक नहीं पहुंच जाता है। जब उसका वेतन 19,000 रुपये हो जाएगा तो इंक्रीमेंट की रेट 800 रुपये हो जाएगी, वार्षिक वृद्धि की दर हो जाएगी 800 रुपये, और फिर उसे जो वेतन मिलेगा वो 19,800 रुपये मिलेगा। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि वेतन 23,000 रुपये तक नहीं पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वेतनमान के हिसाब से हमें गणना करनी है। अब नियोक्ता चाहे तो किसी भी कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति के समय कुछ अग्रिम वेतन वृद्धि दे सकता है। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक मूल वेतन बदल जाएगा और शेष वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि इसी 15,000 फिर डैश 400 और इस वाले वेतनमान में अगर किसी को 5 वेतन वृद्धि अग्रिम दे दी जाती है, तो उसका प्रारंभिक वेतन हो जाएगा 15,000 प्लस 400 इंटू 5 करेंगे, यानी 5 साल का बेनिफिट उसको अगर देते हुए नियुक्ति दी जा रही है, तो उसका मूल वेतन प्रारंभ में ही 17,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। और वेतनमान जो होगा वो 17,000, फिर डैश 400, फिर 19,000, फिर डैश 800 और 23,000 रुपये का होगा। तो ये एडवांस इंक्रीमेंट अगर किसी को दिया जाता है तो उसमें फिर ये कर दिया जाता है। अब छठे वेतन आयोग के अनुसार सरकार के द्वारा हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है और उसके हिसाब से कर्मचारी के वेतन की गणना की जाती है। तो छठे आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2006 के बाद प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन ज्ञात करने के लिए वेतनमान के अनुसार वेतन तथा ग्रेड पे का योग मूल वेतन माना जाता है। वेतन वृद्धि जो मूल वेतन है उस मूल वेतन के 3% के बराबर होती है, जिसे 10 रुपये के अगले गुणांक में परिवर्तित किया जाता है। छठे वेतन आयोग के अनुसार प्रत्येक सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाती है। यानी ये तय कर दिया गया, 6th पे कमीशन जब आया तो उसमें ये डिसाइड कर दिया गया कि कोई कभी भी किसी की नियुक्ति हुई हो, लेकिन अब जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई से ही लगेगा। 7th पे कमीशन अब आ चुका है 2016 का, तो 16 वाले पे कमीशन में भी ये वेतन वृद्धि जो लगती है वो 1 जुलाई से ही दी जाएगी। तो 1 जुलाई को गणना की गई मूल वेतन की राशि में 3% जोड़ने पर आगामी 1 जुलाई का मूल वेतन ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं कि वेतन के उपार्जित होने का समय, यानी किसी भी व्हेन सैलरी बिकेम ड्यू, यानी वेतन शीर्षक के आय के अंतर्गत गत वर्ष सदैव का निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि का होता है, उसे माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वेतन पर कर लगाया जाना चाहिए, परंतु वेतन की आय के उपार्जित होने के समय में भिन्नता होती है। इसलिए जो वेतन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में उपार्जित होता है उस पर ही संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। इस संबंध में कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। बात यह है कि अगर कोई गैर सरकारी कर्मचारी है तो गैर सरकारी कर्मचारी का वेतन सामान्यतः माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है, इसलिए उनकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के वेतन पर ही कर लगाया जाएगा। अब बात करते हैं हम सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अर्ध सरकारी कर्मचारी सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारियों का वेतन। इनका वेतन अगले महीने की पहली तारीख को उपार्जित या प्राप्य हुआ माना जाता है
और इनके लिए मार्च माह का वेतन अप्रैल में प्राप्य माना जाता है। अतः कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक के वेतन पर ही कर लगाया जाएगा। तो हमें अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसके लिए जो हम गत वर्ष का वेतन लेंगे वो लेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या अर्ध सरकारी कर्मचारी है या कोई ऐसा कर्मचारी है जिसका वेतन अगले माह की पहली तारीख को ड्यू होता है तो उसके लिए जो हम वेतन लेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए वो होगा मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक का। अब बात आती है कि मूल वेतन के कर योग्य होने का आधार क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज। यानी वेतन को कर योग्य करने के दो आधार हैं, एक है देय आधार और एक है प्राप्ति का आधार, यानी ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस। इन दोनों आधारों में जो भी घटना पहले घटित हो जाती है उसी के आधार पर उसको कर योग्य कर लिया जाता है। यदि किसी एक आधार पर वेतन को एक बार कर योग्य कर लिया गया है तो दूसरे आधार के घटित होने पर उसी वेतन को दोबारा कर नहीं लगाया जाएगा या उसको कर योग्य नहीं माना जाएगा। तो इस नियम के आधार पर गत वर्ष 2019-20 में निम्न वेतन को कर योग्य किया जाएगा। जैसे प्राप्त वेतन, रिसीव्ड सैलरी, यानी गत वर्ष में प्राप्त वेतन पर गत वर्ष में कर लगेगा यदि ऐसे वेतन पर पूर्व में देय आधार पर कर नहीं लगा हो या उसको कर योग्य नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है प्राप्य वेतन। गत वर्ष में वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता से कोई प्राप्य वेतन, चाहे इसका भुगतान कर्मचारी को हुआ हो या नहीं, देय आधार पर कर योग्य होगा। यानी ड्यू हो गया है तो वो कर योग्य माना जाएगा। और नेक्स्ट है अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी। यदि किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कोई अग्रिम वेतन प्राप्त होता है जो प्राप्ति के समय देय हुआ हो या नहीं, सामान्यतः ऐसा वेतन गत वर्ष के बाद वाले वर्ष में देय होता है, तो इस अग्रिम वेतन का भी प्राप्ति के आधार पर गत वर्ष 2019-20 में अगर कर योग्य किया जाएगा और अगले वर्ष जब भी ये वेतन देय होगा, ड्यू होगा, तो उस समय ऐसे वेतन पर दोबारा से कर नहीं लगेगा क्योंकि प्राप्ति के आधार पर उसे पहले ही शामिल कर लिया गया है। और नेक्स्ट है वेतन का बकाया। यदि गत वर्षों का कोई वेतन वर्तमान गत वर्ष में प्राप्त होता है तथा पूर्व में जब वह देय हुआ था उस समय गत वर्ष में उसे यदि वेतन में शामिल नहीं किया गया है तो अब प्राप्ति के आधार पर उसे वेतन शीर्षक की आय में शामिल कर लिया जाएगा और वह कर योग्य होगा। अब एक सवाल आपको मैं समझाती हूँ। सवाल है, डॉक्टर शर्मा राजस्थान सरकार के एक महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2006 को उन्हें नए वेतनमान 37,400 से 67,000 रुपये के अंतर्गत 43,400 रुपये एवं एकेडमिक ग्रेड पे को 9,000 रुपये पर स्थिर किया गया। सरकारी नियमानुसार वे वेतन एवं ग्रेड पे का 3% वार्षिक वृद्धि पाने के हकदार हैं, जो कि अगले 10 रुपये के गुणांक में पूर्णांकित की जाती है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए डॉक्टर शर्मा का मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें पहले वर्किंग नोट में भी समझना होगा। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ डॉक्टर शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। बेसिक सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, क्योंकि गत वर्ष की आय लेनी है। गत वर्ष है 2019-20, तो 19-20 में हमें लेना है क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी जो हम लेंगे वो लेंगे मार्च से लेकर फरवरी तक, यानी मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक की वेतन हमें लेना है। तो क्योंकि इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगता है तो पहले हम लेंगे मार्च 2019 से जून 2019 तक, 4 महीने का वेतन इनका आ रहा है 74,770। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 महीने हो गए तो 2,99,080 रुपये आ जाएंगे। और फ्रॉम जुलाई 2019 से फरवरी 2020 ये 8 महीने का होगा और 8 महीने की अवधि में इनको मिल रहा है 77,020
इसको हम 8 से गुना करेंगे तो 6,16,160 रुपये होंगे और टोटल प्रीवियस ईयर की इनकी बेसिक पे आ जाएगी 9,15,240। अब ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये हमें वर्किंग नोट में समझना है। तो 1 जुलाई 2006 को ये जो फिक्स हुए हैं वो 43,400 रुपये प्लस 9,000 रुपये ग्रेड पे। तो इसमें जो हमें बेसिक पे लेनी है उसमें हम बेसिक प्लस ग्रेड पे दोनों को ऐड करेंगे। तो बेसिक पे है 43,400 और ग्रेड पे है इनकी 9,000, तो मिलाकर हो गया 52,400। तो बेसिक पे फ्रॉम 1 जुलाई 2006 टू 30 जून 2007 यानी 1 साल तक इनका जो बेसिक पे है वो है 52,400। अब 52,400 होने के बाद 1 जुलाई 2007 को इनको एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा जो कि इस बेसिक प्लस ग्रेड पे का 3% होगा। तो बेसिक और ग्रेड पे का 3% हम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 1,572 रुपये। इसको राउंडेड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 1,580 रुपये। तो अब 2007-8 में यानी 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008 तक जो बेसिक होगी, बेसिक प्लस ग्रेड पे मिलकर इनकी हो रही है 53,980। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट इनका 2008 में लगेगा 1 जुलाई 2008 को। तो हम इसमें फिर इसका 53,980 का 3% जोड़ेंगे, वो आ रहा है 1,619 रुपये 40 पैसे। राउंडेड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1,620। तो ऐड करने पर आ रहा है 55,600। यानी अब इनकी बेसिक पे फ्रॉम 1 जुलाई 2008 टू 30 जून 2009 तक जो बेसिक पे है वो होगी 55,600। अब इसमें हमें फिर वही एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करना है 1 जुलाई 2009 को। तो वो इंक्रीमेंट 3% ऑन ₹55,600 करें तो आ रहा है 1,668। राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1,670 हो जाएगा। तो अब इनकी बेसिक पे जो होगी वो 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 तक होगी 57,270। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट वही 1 जुलाई को लगने वाला है। 1 जुलाई 2010 को इंक्रीमेंट लगेगा 3% ऑन ₹57,270, 1718.10। राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1720। इसको हम 57,270 में ऐड करेंगे तो आ रहा है 58,990। तो बेसिक पे फ्रॉम 1 जुलाई 2010 टू 30 जून 2011 तक बेसिक ये रहा है इनका। इसी तरीके से हम आगे इसको हर साल ऐड करते जाएंगे एक एक साल। तो एनुअल इंक्रीमेंट 2011 में 1 जुलाई 2011 को जो 3% लगेगा वो लगेगा 58,990 का 3%, वो होगा 1769। राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1770। करने के बाद इनकी बेसिक पे जो 11-12 में चलेगी वो होगी 60,760 और इसका इंक्रीमेंट फिर वही 1 जुलाई 2012 को लगेगा 3% ऑफ 60,760, वो होगा 1822.8। राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1830। तो अब बेसिक पे जो होगी वो 1 जुलाई 2012 से 30 जून 2013 तक 62,590। अब 2013 में 1 जुलाई 2013 में फिर एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा तो 62,590 का 3% निकालेंगे तो 1877.70 को राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1880 हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक पे फ्रॉम 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2014 ऐड किया तो आ रहा है 64,470। फिर एनुअल इंक्रीमेंट 2014 में 1/7/2014 को एनुअल इंक्रीमेंट 1,940 रुपये का है, ऐड किया तो हो गया 66,410। तो ये बेसिक पे इनकी 14-15 में चलेगी। और 1 जुलाई 2015 को फिर 3% ऑफ 66,410 करेंगे तो राउंडेड ऑफ करने के बाद 2,000 रुपये आ रहा है। तो 15-16 में जो चलेगी बेसिक पे 68,410। इसमें हम फिर 1 जुलाई 2016 को इंक्रीमेंट ऐड करेंगे 3%, तो वो आ रहा है 2,060। राउंडेड ऑफ करने के बाद तो हो गया 70,470। 16-17 में बेसिक पे ये चलेगी इसकी। और अब इसमें 3% और ऐड करेंगे 1 जुलाई 2017 को तो 2,120 आ रहा है। राउंडेड ऑफ करने के बाद तो ये इसका टोटल हो जाएगा 72,590। और बेसिक पे हो गई है इनकी 2017-18 की। अब इसमें 1 जुलाई 2018 को फिर 3% इंक्रीमेंट लगेगा एनुअल इंक्रीमेंट, तो वो आ रहा है इंक्रीमेंट राउंडेड ऑफ करने के बाद 2,180।
ऐड किया तो हो गया 74,770। तो बेसिक पे फ्रॉम 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019 74,770। और फिर एक इंक्रीमेंट 19 में लगेगा एक साथ 2019 को, वो इसका 3% लेंगे हम, तो वो रहा है 2,250। ऐड किया तो हो गया 77,020। तो इस तरीके से हम जो इनकी बेसिक पे निकालेंगे एनुअल इंक्रीमेंट के बाद, ये अपने को टेबल बनानी पड़ेगी, इसमें हम ये बनाएंगे। और बनाने के बाद जो हमने फर्स्ट किया था कि 74,770 रुपये, तो 4 महीने रहेगी, मार्च अप्रैल मई जून 2019 तक तो 74,770 रहेगी। और उसके बाद फिर जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के बाद 77,020 हो जाएगी, और ये चलेगा फरवरी 2020 तक। तो वो करके हम इसको करेंगे। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें इसमें कि डॉक्टर शर्मा सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित अथवा प्राप्य हुआ माना जाता है। इसलिए इसके लिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मार्च 2019 से फरवरी 2020 यानी गत वर्ष 19-20 का वेतन हमें ज्ञात करना है, जो कि अभी मैंने टेबल में आपको समझाया। अब यहाँ हमें मार्च 19 से जून 19 तक जो 4 माह का मूल वेतन है वो 74,770 के हिसाब से, और 1 जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक का 8 माह का वेतन 77,020 के हिसाब से ही लेना है। और वार्षिक वेतन वृद्धि हर वर्ष 1 जुलाई को लगाई जाएगी, जो कि उसके पूर्व वाले मूल वेतन प्लस ग्रेड पे का 3% होगा। तो वेतनमान के हिसाब से यदि हमें किसी कर्मचारी का वेतन ज्ञात करना है तो हमें किस तरीके से गणना करनी है, ये मैंने आज आपको समझाया। इसके आगे हम